सिंह रावत जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मिस तारनी रावत, distinguished guests, respected teachers, parents, and dear students. उत्तराखंड देवभूमि की इस पावन धरती पर आज ये बहुत ही गर्व और फख्र का दिन है कि आज हमारे इस मधुर संध्या पर टॉन्स स्कूल की इस मिट्टी पर हमारे राष्ट्र के हमारे माननीय रक्षा मंत्री आए हैं। आज उस योद्धा, उस वीर जनरल बिपिन रावत की मूर्ति के अनावरण के इस ओकेजन पर मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आपने स्कूल की बच्चों के समय दिया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मेरा जब भी माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ बात हुई तो एक दिन का कहना था कि नागर आप नहीं जानते मेरे जीवन की वो बहुत क्लोज थे, मेरे दिल के बहुत क्लोज थे। ये अनाम नहीं करूँगा उसको देर होने की कोई बात का भेद नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत बड़े उनके दिल के रिश्ता, उनकी भावनाओं का जो गहरा रिश्ता था उसको दर्ज किया। मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार हमारे मेहमानों के लिए जोरदार आज ये स्कूल के बच्चे जिन्होंने माननीय रक्षा मंत्री जी को पार्लियामेंट में देखा, उनकी बहस देखी, उनकी विनम्रता देखी, उनका गुस्सा देखा। कभी उन्होंने वहां पर सेना के बीच में बॉर्डर पर अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म में अपने सैनिकों के साथ देखा, लेकिन उनको आज तक बहुत क्लोज से उनको सुनने का मौका नहीं मिला। आज हमारे स्टूडेंट उनकी बहुत दिल की इच्छा थी कि मैं अपने उस प्रिय लीडर को, अपने रोल मॉडल को बहुत क्लोज से देख पाए। आज वो मौका और वक्त आया है कि आज ये बच्चे अपने प्रिय लीडर को बहुत पास से देखेंगे और सुनेंगे। और एक बड़ी बात है कि आज माननीय रक्षा मंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट किया था और वो मान गए हैं कि इन बच्चों को आज यहाँ पर वो शपथ भी दिलवाएंगे। ये शपथ क्या है? ये शपथ वो है जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि मैं राष्ट्र को सोने की चिड़िया बनाना है, हमें विश्व गुरु बनना है, हमें अपनी जीडीपी को विश्व में नंबर 1 पे लाना है, ये उसी से रिलेटेड है। उसकी बैग में क्या होना चाहिए वो इस ओथ का पूरा सारांश है। उस ओथ में यही बताया है कि मैं बच्चों को इस स्कूल की जो फिलॉसफी है मैं वो बताना चाहता हूँ कि जो ब्रह्मांड का जो विधि विधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रह्मांड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको किस तरह से हम फॉलो करें, कैसे हम उस पर चलें और कैसे बच्चों के रक्त का उसका हिस्सा बने। वो बच्चों के रक्त का हिस्सा कैसे बने, इस पे टॉन्स ब्रिज दिन रात काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बच्चों को एक ही लेसन दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो हमारे हिंदुस्तान की जो धर्म है, कल्चर है, संस्कृति है, जो भाषाएं, जो वर्ण जाति के लोग हैं, उन सबका सम्मान करना है और हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हमेशा काम करना है। हम विश्व में जहां भी रहें अपने राष्ट्र की एकता अखंडता के उस मधुर संगीत को सुना सकें जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने सुनाया। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, सर का बहुत कीमती समय है, ऑलरेडी बहुत समय दिया है। मैं अपने एक्चुअल में जनरल बिपिन रावत के साथ मेरे करीब 30 साल की मित्रता थी। हम मित्र भी थे, दोस्त भी थे और गहरे भावनाओं के रिश्ते थे, इमोशन के बड़े गहरे रिश्ते थे। मैंने आज उनके लिए कुछ समर्पण में 2 लाइन लिखी हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जो अमन चैन और खुशहाली के सपने देखे भारत में, जो अमन चैन और खुशहाली के सपने देखे भारत में, उन सपनों को पूरा करने का दर्द हमेशा दिल में रहता। उन सपनों को पूरा करने का दर्द हमेशा दिल में रहता। माँ का आंचल छोड़कर तुमने फौज का आंचल थाम लिया। हे मित्र आपके तब साधना और जीवन जीने की शैली ने, हे मित्र आपके तब साधना और जीवन जीने की शैली ने फौज का गौरव, राष्ट्र का गौरव सर माथे पे बिठा दिया। हे भारत माँ के वीर सपूत हम तुमको दिल से याद कर रहे हैं। हे भारत माँ के वीर सपूत हम तुमको दिल से याद कर रहे हैं। नहीं रुके आंसू बहने से हर खुशी के मौके पे। हे मित्र लौटकर आ जाओ हर खुशी तुम्हारी, हे मित्र लौटकर आ जाओ हर खुशी अधूरी लगती है। भारत माँ वीरों से कहती
इस योद्धा के जीवन को मैं पत्थर की मूर्त में देखूं। भारत मां वीरों से कहती, इस योद्धा के जीवन को मैं पत्थर की मूर्त में देखूं, चंदन का मैं तिलक लगाऊं, गंगा जल स्नान कराऊं, पद आभूषण से सजी हुई जंगल की वर्दी पहनाऊं। उस मां को मैं प्रणाम करूं जिस मां की गोद में जन्म दिया है विपिन रावत जैसे वीर पुरुष और देशभक्त को, जो अमर रहेगा युग में, जो अमर रहेगा भारत में। हे भारत माँ के वीर सपूत, हम तुमको दिल से याद करे हैं, नहीं रुके आंसू बहने से हर खुशी के मौके पर। हे मित्र लौट कर आ जाओ, हर किसी तुम्हारी अधूरी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. I now request our special guest, the former Chief Minister of Uttarakhand, Shri Trivedi Singh Rawat ji, to please bless us with a few words. आज के हमारे मुख्य अतिथि देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय राजनाथ सिंह जी, विशिष्ट अतिथि प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, अभी यूसीसी विधेयक जिन्होंने राज्य में जिसको शुभारंभ किया और देश को एक राह दिखाई यूसीसी की, ऐसे हमारे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ पर प्रदेश के उद्यान मंत्री गणेश जोशी जी, विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी, सहदेव सिंह कुलीर जी और तमाम हमारे, मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में हमारे सैन्य अधिकारी यहाँ पर हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं और प्रिय बच्चों, पत्रकार मित्रों, मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा काउंसिल ब्रिज के हमारे जो चेयरमैन हैं श्री नागर जी को, कि उन्होंने एक योद्धा की प्रतिमा का अनावरण देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से आज कराया है। जनरल बिपिन रावत जी को हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। मैं समझता हूं कि जब जनरल साहब हमारे बीच से चले गए, उनकी बिटिया भी, सॉरी तारिणी हमारी बिटिया है उत्तराखंड की, तो तमाम मीडिया ने लिखा जनरल साहब के बारे में, लेकिन एक जो संबोधन उनको किया गया, जनता का जनरल, ये मैं समझता हूं कि पहली उपाधि जिनको मिली है एक सैन्य अफसर को, वो योद्धा तो थे ही और योद्धा होने के नाते ही वो सेना में गए थे, लेकिन उनको जनता का जनरल कहा गया और आज जनता के द्वारा उनकी यहाँ पर मूर्ति का स्थापना की गई, देहरादून में की गई और जगह जगह पर अभी यहाँ पर लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम उन सैनिकों के प्रति ये उत्तराखंड का सम्मान है, ये नागर जी का, इन तमाम बच्चों का सम्मान है जो देश की रक्षा के लिए देश की सीमाओं पर 24 घंटे प्रहरी बनकर खड़े रहते हैं। उन सैनिकों को भी हम नमन करते हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे चाहे शिक्षा मंत्री रहे हों उत्तर प्रदेश के, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों और आज देश के जब रक्षा मंत्री हैं, इससे पहले गृह मंत्री रहे, उन्होंने तमाम प्रतिमान स्थापित किए हैं। अब ये जो बच्चे यहाँ पर है, बच्चे तो बहुत अब रहे ही नहीं होंगे, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो आप एक नकल विरोधी कानून लाए जिसका तमाम राज्यों ने जिसका अनुसरण किया था। वो कानून ऐसा कानून था कि उस समय के जो बच्चे जिन्होंने बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की, आज वो गर्व के साथ कहते हैं कि हम राजनाथ सिंह जी के समय के हाई स्कूल इंटरमीडिएट किए हुए हैं। ये हम सब के लिए एक बड़ी गर्व की बात है
और वो बच्चे गर्व की अनुभूति करते हैं। अब तो सब जवान हो गए, लेकिन उनको एक गर्व की अनुभूति होती है। ऐसे तमाम ऐसे काम माननीय राजनाथ सिंह जी ने किए। आज सेना में मुझे याद है कि एक बार मैं भाई साहब के साथ बड़ाहोती बॉर्डर, माना बॉर्डर और लवथल बॉर्डर पर गया। वहाँ पर सैनिकों ने एक बात कही कि यहाँ पर जो हम कॉल करते हैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, बहुत महंगा बैठता है। इंटरनेशनल कॉल लगती है, सैटेलाइट की कॉल लगती है, जो बहुत महंगी बैठती है और हम अपने घरों में ठीक से बात भी नहीं कर पाते हैं, संकोच होता है, काफ़ी खर्चा होता है। और माननीय राजनाथ सिंह जी ने उसको जो BSNL का जो रेट है उस पर करने का उनसे वायदा किया और कर भी दिया। ये अपने सैनिकों के प्रति, उन सैनिक परिवारों के प्रति जो संवेदनशीलता का भाव होना चाहिए, उनके भावों को जो आपने इतनी जल्दी महसूस किया तमाम काम के। लेकिन मैं छोटी सी जो एक सामान्य सैनिक की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जो आपने उनका अनुरोध सुना, मैं राजनाथ सिंह जी का यहाँ पर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैंने काफ़ी समय ले लिया माननीय राजनाथ सिंह जी को सुनने, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए। हम लोग यहाँ पर उत्साहित हैं। मैं एक बार उनका स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की। Thank you, sir. Words have the power to inspire and motivate. Music is the soul of the universe. It gives wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. We now have a musical performance by our school choir, Kadam Kadam Badhai Ja, the regimental quick march of the Indian National Army.
आगे आगे मत जाओ ज्यादा यार आगे। यही रहो ना पीछे बोल रही सामने देखिए, सामने देखिए, वेट सामने देखिए। आगे मत यार देख लो भाई किसमें गिर जाओ आप इधर जाइए, उधर जाइए, इस साइड जाइए, आगे पीछे उनको दिखाई नहीं देगा, उधर जाइए आप। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रदेश के युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। जनरल बिपिन रावत अमर रहें, जनरल बिपिन रावत अमर रहें। द टॉन्स ब्रिज स्कूल में हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के रक्षा मंत्री और अनेक पदों को जिन्होंने सुशोभित किया है, श्री राजनाथ सिंह जी, विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सैनिक कल्याण एवं अनेक विभागों के मंत्री के नाते जो लगातार सैनिकों के बीच में भी काम करते हैं, आदरणीय गणेश जोशी जी, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन जी, सुश्री तारणी रावत जी, सुपुत्री स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी और टॉन्स ब्रिज स्कूल के चेयरमैन श्री विजय नागर जी, हमारे विकासनगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, सहसपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सहदेव कुंडीर जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सरिता कपूर जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत सारे सैन्य अधिकारीगण और विभिन्न संस्थानों से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, सभी अतिथिगण, बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सैनिक जवान और विद्यालय के सभी शिक्षकगण, सभी हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो देश के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को सत नमन करता हूं और इसके साथ ही आज जिनके कर कमलों से, जिनके हाथों से आज यहाँ पर
जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे अभिभावक व राजनीतिक क्षेत्र में जिनको हम आजाद शत्रु के नाम से जानते हैं, मानते हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का, सभी अतिथियों का भी मैं स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी की स्मृति में उनके मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का भी, और रेखा जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा गीत यहाँ पर हम सबके सामने प्रस्तुत किया, हमारे विद्यालय के छात्रों ने, छात्राओं ने बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत की, उन सब का भी मैं स्वागत करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई आकस्मिक मृत्यु से देश को अपूर्णीय क्षति पहुंची, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। विशेषकर उत्तराखंड के लोगों के लिए, देश के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान था, और उत्तराखंड के लिए और बड़ा नुकसान था। फिर भी उनकी मूर्ति के आज हो रहे अनावरण के द्वारा हम स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को अपनी श्रद्धांजलि को अर्पित कर ही सकते हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एक हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, तथा भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास में उत्तराखंड के वीर सैनिकों का बहुत विशिष्ट योगदान रहा है। जितने भी युद्ध हुए हैं देश की आजादी के बाद, उससे पहले, सभी युद्धों में यहाँ के वीर भूमि के सैनिकों का अपना एक विशिष्ट योगदान रहा है। उत्तराखंड के युवाओं का सेना में शामिल होना प्रमुख प्राथमिकता हमेशा से रही है, और प्रत्येक परिवार से उत्तराखंड के अंदर कोई सेना में होता है, कोई अर्धसैनिक बलों में, पैरामिलिट्री में, देश के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी स्थान पर अपनी सेवा उत्तराखंड के लोग देते हैं। सैन्य सेवा हमारे लिए केवल एक रोजगार का साधन नहीं, वरन देश और समाज के लिए जीवन समर्पित करने का उत्कृष्ट मौका भी है। और स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी ने अपने जीवन काल में उत्तराखंड की इसी सैन्य परंपरा का निर्वहन किया है। और मैं एक बार सुन भी रहा था, उन्होंने कहा कि सेना केवल एक नौकरी मात्र नहीं है, सेना देश सेवा है, सेना अपने आप का समर्पण है। मातृभूमि के लिए उनके 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा, असाधारण वीरता और रणनीतिक कौशल से परिपूर्ण थी। 16 दिसंबर 1978 को उन्हें 11 GR की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला, और उस दिन से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक वो केवल और केवल देश के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। उन्होंने हर सांस देश के लिए दी। उनका सेनाध्यक्ष तथा प्रथम CDS बनना ये स्पष्ट दर्शाता है कि वो कितने योग्य थे अपनी सेवा में, कितने योग्य जनरल थे, एक फौजी थे। सेना के तीनों अंगों के आधुनिकीकरण के लिए तथा देश को रक्षा आवश्यकताओं के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाए जाने हेतु स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी के द्वारा विशेष योगदान किया गया। भाइयों बहनों, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी ने पूरी लगन से भारत की सेवा की। वो एक सच्चे देशभक्त और एक उत्कृष्ट योद्धा थे। सामरिक मामलों में उनके अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थे। जनरल बिपिन रावत जी ने हाई एल्टीट्यूड वारफेयर और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के वो महारथी थे। जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो भली भांति जानते हैं। अनेक उदाहरण, जब कठिन चुनौतियों में उनकी रणनीति और उत्कृष्ट नेतृत्व कौशल ने हमेशा देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक की अभी बात हो रही थी, जब रेखा जी अपना यहाँ से संगीत गीत प्रस्तुत कर रही थी, तो उनके द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक में सेना को मार्गदर्शन किया गया, वो हमारे सैनिकों के बहुत काम आया। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं
जिसके लिए अगर काफी लंबा समय भी हो तो मैं समझता हूँ वो भी कम पड़ेगा। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए, सेना का मनोबल उन्होंने बढ़ाने का काम किया। देश के साथ साथ हमारे राज्य की जो धरती है उत्तराखंड से, जो उनकी जन्मभूमि थी, उनसे बहुत प्रेम वो करते थे। मैं जहां तक अपने व्यक्तिगत बात करूं तो बहुत लंबा मेरा उनसे परिचय नहीं था, लेकिन जितना भी परिचय था हमेशा उन्होंने हिम्मत बढ़ाने का, हमेशा उत्साह बढ़ाने का काम वो करते थे। और मुझे याद है कि पिथौरागढ़ में जब हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम था, हमारे गणेश जोशी जी उस कार्यक्रम के संयोजक थे और उस कार्यक्रम में उनको भी वहां सम्मिलित होना था। तो उन्होंने फोन किया और फोन पर गणेश जोशी जी के ही फोन पर फोन आया और उस फोन पर उन्होंने मुझसे लगभग 15-16 मिनट तक बात करी। तो मैं सोच रहा था कि मैं इनसे इतनी लंबी बात कर रहा हूं, क्या ये आज क्यों नहीं आए होंगे। कुछ ही दिनों के बाद जब ये दुर्घटना हुई तब मुझे एहसास हुआ कि शायद उनके मन में या विचार में कहीं न कहीं नियति में चल रहा था कि शायद उनसे अंतिम बार मेरी बात हो रही है। और चूंकि मैं एक सैन्य परिवार में ही पैदा हुआ हूँ, उत्तराखंड में प्रत्येक परिवार से मैंने कहा कि सेना में कोई कोई रहता है। मेरे पूज्य पिताजी भी सेना में थे, महारेजिमेंट में उन्होंने अपनी सेना की सेवा प्रारंभ की। उस महारेजिमेंट तक भी मुझे उत्तराखंड के मुख्य सेवक बनने के बाद पहुंचाने का काम, उन सैनिकों के बीच में जाने का अगर मुझे अवसर मिला तो उसका श्रेय किसी और को नहीं बल्कि जनरल बिपिन रावत जी को जाता है कि उन्होंने मेरे सारे कार्यक्रम को अपनी दुर्घटना से पहले ही उन्होंने तय करवा दिया था, जिसके कारण से मैं वहां जा पाया। और वहां जाकर मैं जिस प्रकार से भावुक हुआ, मुझे लगा कि रात को जब मैं खाना और सेना का जो खाने का कार्यक्रम होता है रात का, उसके बाद 11-12 बजे जब मैं फ्री हुआ तो मैं जब उस पूरे सेंटर के अंदर चक्कर लगा रहा था सागर मध्य प्रदेश में जाकर, और जिस प्रकार से सैनिक लोग बहुत ही आत्मीयता से जय हिंद साहब जगह जगह बोल रहे थे, तो मुझे लग रहा था और मैं वो याद कर रहा था, मेरी आंखों में आ रहा था कि जब मेरे पिताजी सेना में भर्ती हुए होंगे, 16-17 साल में उस समय भर्ती होते थे, तो वो कैसे उस समय आए होंगे, वो कालखंड कैसा था, मेरी आंखों के सामने स्वतः ही आ रहा था। और मैं उसको जब भी याद करता हूं तो जनरल साहब का मुझे स्मरण आ जाता है। और उनकी जब दुर्घटना हुई उससे पहले एक बार वो देहरादून आए थे, तो शाम को उन्होंने बहुत सारे, इसमें से भी जो हमारे सैन्य अधिकारीगण आए हैं वह भी उस कार्यक्रम में थे। तो उस दिन उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी कि कैसे हम यहाँ वृक्षारोपण के कार्यक्रम करेंगे, कैसे पर्यावरण के लिए काम करेंगे, कैसे हम 3-3, 4-4 जगह सैनिकों के जो परिवार हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो बहुत सारा ऐसा उनके साथ बिताया हुआ ये वार्तालाप है। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर एक और महान व्यक्ति, हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम जी को भी नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने नागर जी के साथ इस विद्यालय की नींव रखी थी। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज नागर जी और स्कूल प्रबंधन निरंतर प्रयासरत है। यदि मैं कहूं कि प्रोफेसर कलाम जी द्वारा स्कूल के रूप में रोपा गया एक छोटा सा पौधा आज एक बड़ वृक्ष का रूप ले चुका है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं अपने प्यारे बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा से अधिक महत्व चरित्र का होता है, परंतु अच्छी शिक्षा चरित्र के निर्माण में सहायक होती है। शिक्षा हमें उच्च विचार, उच्च आचार, उच्च संस्कार और उच्च व्यवहार के साथ ही समाज की समस्याओं का उचित समाधान भी उपलब्ध कराती है। मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं कि बेटियों को शिक्षा प्रदान करना हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो नारा दिया, उस नारे को हम सबको मिलकर सार्थक करके दिखाना है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी देवभूमि उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि आप सब लोग आने वाले समय में देश का भी भविष्य हैं।
मेरा मानना है कि आप ही वो मजबूत नींव है जिस पर नए भारत की तकदीर और नए भारत का भविष्य टिका हुआ है। हम आपके उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। नई शिक्षा नीति से जहां एक और स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा को नए आयाम प्राप्त होंगे, वहीं इससे सभी वर्गों को समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। आप सभी को मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जिसने स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू किया है। मैं आप सबको यह भी विश्वास दिलाता हूं अपने प्यारे बच्चों को कि आपके अभिभावक की तरह हमेशा हम लोग आपके साथ हैं और आपके वर्तमान और सुरक्षित भविष्य के लिए जो भी कदम उठाने होंगे उनको हम लोग हर कदम उठाएंगे और उसमें कभी भी कोई संकोच नहीं करेंगे। अभी अभी हमने देश का जो लंबे समय से जिसके बारे में लोग प्रतीक्षा करते थे और समान नागरिक संहिता देश में लागू हो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसका प्रावधान किया गया है। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ से गंगा निकलकर, गंगोत्री से गंगा निकलकर पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती है, उसी प्रकार उत्तराखंड में हमने एक छोटा सा ये प्रयास हमने किया है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उसके लिए हमको मौका दिया और हमने उनके साथ किया हुआ अपना वायदा निभाया। समान नागरिक संहिता यहाँ पर विधेयक के रूप में हमने पारित कर दिया है। अंत में मैं पुनः एक बार आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का देवभूमि आगमन पर स्वागत एवं अभिनंदन करने के साथ ही आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। परंपरा रही है कि जब हमारे 12वीं कक्षा के विद्यार्थी सत्र के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं तो विद्यार्थी जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमारे अध्यक्ष श्री विजय नागर जी उन्हें एक शपथ ग्रहण करवाते हैं। यह शपथ इन विद्यार्थियों को अपने परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराती है और परिवार और विद्यालय द्वारा सिखाए गए मूल्यों का आजीवन पालन करने की प्रेरणा देती है। आज हमें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि इस छात्र समूह को हमारे मुख्य अतिथि, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय श्री राजनाथ सिंह जी शपथ ग्रहण करवाएंगे। मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि वो आगे मंच के आगे अपना स्थान ग्रहण करें और बच्चों को आशीर्वाद दें। बच्चों मैं एक एक सेंटेंस बोलूंगा और उसको आप सभी दोहराएंगे। हे ब्रह्मांड के मालिक, हम आपके सेवक बनना चाहते हैं तथा आपके विधि विधान का पालन करना चाहते हैं। इसके लिए हमें प्रेरणा देते रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हे ब्रह्मांड के मालिक, हम प्राकृतिक संपदाओं को नष्ट होने से बचाएं व राष्ट्र को प्रदूषण मुक्त करें तथा कला, संगीत, संस्कृति व मानवता को विकसित करें। हम विश्व में जहां भी रहें, जो भी करें, उसे पूरी कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी व अनुशासन तथा विनम्रता पूर्वक करें और अपने राष्ट्र के लिए व माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा में हमेशा समर्पित रहें। हमें ऐसा ज्ञान देने की कृपा करें। हम राष्ट्र को आर्थिक व शैक्षिक रूप से
शक्तिशाली बनाने में सहयोग दें। राष्ट्र की शांति व अमन के लिए सभी धर्मों, वर्गों व भाषाओं का सम्मान करें तथा महिलाओं का सम्मान सदैव हमारी प्राथमिकता रहे, ऐसी शक्ति दें। हम वैदिक व आधुनिक विज्ञान और राष्ट्र को उच्च तकनीक से परिपूर्ण बनाएं, ऐसा मार्गदर्शन करें। हम योग के माध्यम से अपने माता पिता और अपने स्वास्थ्य के प्रति समर्पित रहें। हम हानिकारक भोजन व नशीले पदार्थों का सेवन न करें। हमारा ऐसा मार्गदर्शन करें। हम द टोन्सब्रिज स्कूल के विद्यार्थी ब्रह्मांड के मालिक से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी धर्मों के विधि विधान से भारत की एकता, अखंडता व संप्रभुता और संविधान के प्रति सदैव समर्पित बने। धन्यवाद। थैंक यू सर। नाश्ता नहीं करा हुआ अपने ढंग से। I now request our Honorable Chief Guest Sir to please come up on stage and address the gathering. फॉलो करो। हाँ रख दिया। चल थोड़ा आगे चल। ये छोड़ दो ना कोई। सर के लाइव चले जाएंगे, सर के यूट्यूब ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हमारे उत्तराखंड के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह जी धामी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए हैं, ऐसे हमारे मित्र श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, एक हमारे मंत्री यहां पर श्री गणेश जी जोशी भी मौजूद हैं और अन्य सभी विधायकगण, चेयरमैन टॉन्सब्रिज स्कूल श्री विजय जी नागर और जनरल विपिन रावत की सुपुत्री सुश्री तारिणी रावत, डायरेक्टर टॉन्सब्रिज स्कूल श्री बेंजामिन, यहां मौजूद पूर्व सैनिक स्कूल के सभी अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, भाइयों व बहनों, इस कार्यक्रम का जब मुझे आमंत्रण प्राप्त हुआ तो मैंने सहज रूप से अपनी सहमति दे दी थी। बेटी तारिणी मुझसे मिली और उन्होंने मुझे कहा, आग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई, मैंने सहज ही अपनी सहमति दे दी और उन्होंने बताया कि टॉन्सब्रिज स्कूल में ही यह कार्यक्रम होगा। आज इस टॉन्सब्रिज स्कूल के परिसर में आकर आप सभी अध्यापकों से और सभी छात्रों से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। वैसे भी उत्तराखंड में आना और यहाँ के लोगों से मिलना, यह हमारे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। देवभूमि के नाम से यह उत्तराखंड को जाना जाता है और सचमुच ईश्वर ने इस उत्तराखंड को अद्भुत सुंदरता दी है और यह राज्य जितना प्राकृतिक रूप से सुंदर है, मैं समझता हूं कहीं ज्यादा इससे इस राज्य के रहने वाले लोग हैं, अच्छे हैं। और उत्तराखंड में जब भी मैं आया हूं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है
और बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। उत्तराखंड वीरचंद सिंह गढ़वाली, कालू महरा, भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत और यहाँ के एक पूर्व मुख्यमंत्री जिनका कि मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, स्वर्गीय नारायण दत्त जी तिवारी का भी मैं नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि पहली बार जब मैं विधायक चुनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा था, मेरी आयु बामुश्किल 26 साल की थी और वह क्षण मैं भूल नहीं सकता। नारायण दत्त जी तिवारी उस समय हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। मेरा 10 मिनट का भाषण हुआ था और उसके बाद पंडित नारायण दत्त जी तिवारी अपने अपोजिशन की बेंच से उठकर, अपनी चेयर से उठकर वो पीछे आए और अर्दली से मुझे बुलवाकर मेरी पीठ थपथपाई थी और मेरे बारे में जो कुछ भी उस समय उन्होंने कहा, सचमुच उससे मेरी बहुत ही बड़ी हौसला अफजाई हुई थी और इसी कारण मैंने यहाँ पर उनके नाम का जिक्र किया। यानी जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जन्मभूमि है, वहीं यदि हम वर्तमान में देखें तो भारत की सेना में हमें उत्तराखंड के बड़ी संख्या में लोग देखने को मिलते हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि यह सिर्फ देवभूमि ही नहीं है, बल्कि मेरे अनुसार इस भूमि को वीर भूमि कहना यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा, सचमुच यह राज्य मेरे हृदय के बहुत ही करीब है और जब मैं उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी के इस राज्य को लगातार नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करते हुए देखता हूं और इसके पहले मैंने त्रिवेंद्र सिंह जी रावत को भी देखा है, तो सचमुच मेरा हृदय बहुत ही प्रफुल्लित होता है। आप सबके मुख्यमंत्री और हम सबके प्रिय पुष्कर सिंह जी धामी जिस प्रकार से दिन रात उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वो प्रशंसा के योग्य है। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इनके नेतृत्व में उत्तराखंड को और नई ऊंचाइयों तक ले जाए। साथियों, जब मैं यहाँ उत्तराखंड में आया हूँ तो यहाँ आना कई कारणों से यह विशेष बन जाता है। एक कारण तो यही है कि एक बार फिर से आप सब उत्तराखंड के साथियों से मिलने का अवसर मिल रहा है और दूसरा विशेष कारण है कि आज हम सब टाउन्स ब्रिज स्कूल में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और भारत के लाल और सबके प्रिय स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण जिस अवसर पर हुआ है, उस अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्र हुए। जब जनरल बिपिन रावत जी का मैंने नाम लिया तो स्वाभाविक रूप से मेरे स्मृति पटल पर वह यादगार अंकित हो गई जब मैंने रक्षा मंत्री के रूप में अपना दायित्व संभाला था। तो उसके दूसरे दिन ही मैंने टेलीफोन उठाकर जनरल बिपिन रावत जी को कहा कि मैं सियाचिन जाना चाहता हूं। मैंने सोचा कि सियाचिन जाने की बात मैं कर रहा हूं तो कम से कम 2 दिन 3 दिन का वह समय लेंगे। उन्होंने कहा, सर कब जाना चाहते हैं? मैंने कहा, यदि तैयारी हो तो मैं कल ही चलने को तैयार हूं। तो उन्होंने कहा, कल पूरी तैयारी रहेगी। और सचमुच जाकर जो मैंने देखा, जिस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था की थी और जिस प्रकार से की जानकारियां वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे हासिल कराई थी, आज भी वो हमारे स्मृति पटल पर पूरी तरह से अंकित है। उस दिन की याद पूरी तरह से मुझे तरोताजा है और उनके व्यक्तित्व के बारे में उत्तराखंड के लोग ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि देश के जितने भी जागरूक लोग हैं वो अच्छी तरह उनके बारे में जानते हैं। और इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं स्वर्गीय बिपिन रावत जी के परिवार का और स्कूल प्रशासन का और आप सभी का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज जब मैं आप सबके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ तो मैं एक तो स्वर्गीय बिपिन रावत जी की मूर्ति के अनावरण के ऊपर आप सबसे कुछ बातें करना चाहूँगा और दूसरा मैं इस मुद्दे पर भी बात करना चाहूँगा, आखिर इस मूर्ति के अनावरण किसी स्कूल में ही क्यों हो रहा है।
स्कूल आखिर इस मूर्ति के लिए सबसे उचित जगह क्यों है। साथियों, मूर्तियों का हमारे समाज में तथा हमारी संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसे सभी स्वीकार करेंगे। मूर्ति चाहे किसी की भी हो, प्रथम दृष्टया तो देखने में यही लगता है कि वह बस एक मूर्ति है, एक स्टैचू है, लेकिन एक स्मृति के रूप में, समृद्ध विरासत के रूप में, इतिहास के हिस्से के रूप में तथा भविष्य की प्रेरणा के रूप में मूर्तियों का मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा महत्व होता है। मूर्तियां हमारे इतिहास, हमारी स्मृति का एक अभिन्न अंग हो जाती है। मूर्तियां आदर्श के रूप में लंबे समय तक हमारे बीच यह जीवित रहती है। हमारी तो पूरी संस्कृति ही मूर्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। मूर्तियों का महत्व भला हम मूर्ति पूजकों से ज्यादा अच्छी तरीके से और कौन दूसरा समझ सकता है। हमारे लिए मूर्तियां यह प्रेरणा का ये केंद्र होती है। वह मूर्ति यदि विपिन रावत जी की हो तो यहाँ के छात्रों के लिए तथा आसपास के निवासियों के लिए इससे अधिक प्रेरणादायी भला और क्या हो सकता है। विपिन रावत जी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस मूर्ति के माध्यम से हम उनकी छवि को देख पा रहे हैं। जिस मूर्तिकार ने यह मूर्ति बनाई है, बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, जीवंत मूर्ति बनाई है। तो मूर्तिकार को भी मैं बधाई देना चाहिए। और वो प्रतिमा देखने के बाद मैं ये महसूस कर रहा था कि स्वर्गीय विपिन रावत जी इस समय हम लोगों के बीच मौजूद हैं। ऐसी अनुभूति हो रही थी। साथियों, किसी भी मूर्ति की स्थापना जब होती है तब उसके पीछे स्वाभाविक रूप से कई कारण होते हैं। जैसे हम यदि स्वर्गीय विपिन रावत जी की मूर्ति स्थापना के उद्देश्यों को देखें तो हम पाएंगे कि जनरल रावत के वैल्यूज को समाज में और अधिक मुखरता के साथ सामने लाने की जरूरत है। और मैं विशेष रूप से बच्चों से कहना चाहता हूं कि जनरल विपिन रावत की वैल्यूज क्या थे। आप एक सेना के अधिकारी के रूप में, एक सैनिक के रूप में उन्हें जानते हैं, उत्तराखंड के रहने वाले थे इस रूप में जानते हैं, इस देश के आर्मी चीफ रहे इस रूप में जानते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे इस रूप में जानते हैं। लेकिन जनरल विपिन रावत को साथ काम करते हुए जो कुछ भी उनके बारे में अनुभव में मैंने किया है कि उनके अंदर शौर्य, साहस और शालीनता तीनों का एक अद्भुत संगम था। शौर्य भी था, साहस भी था और शालीनता भी। और यह तीनों चीजें किसके अंदर हो सकती हैं? मैं कहूंगा यह तीनों चीजें उसी के अंदर हो सकती हैं जो स्पिरिचुअल हो, जो आध्यात्मिक हो। यदि यहां मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूं, स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहा हूं, तो सहज रूप से लोग मानते होंगे कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, यही अध्यात्म है। मैं विशेष रूप से बच्चों से कहना चाहूंगा कि यह अध्यात्म नहीं है, यह स्पिरिचुअलिज्म नहीं है। जो स्पिरिचुअल होगा वही बहादुर होगा, जो स्पिरिचुअल होगा वही शालीन होगा, जो स्पिरिचुअल नहीं है न उसके अंदर शौर्य हो सकती है, न साहस हो सकता है, न शालीनता हो सकती है। आप ये कहेंगे कि किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? मेरा यह मानना है कि मंदिर मस्जिद में सब जाकर ये जाना एक उसका पार्ट है, एक भाग है, इसको मैं नकारता नहीं। लेकिन मन का बड़ा होना, मन का एलिवेटेड होना, मन का एलिवेशन, यह अध्यात्म है। आपका मन जितना ही बड़ा होता चला जाएगा, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई भी बढ़ती चली जाएगी। मन का बड़ा होना, मन बड़ा होगा तो आप चाहे जिस भी प्रकार की परिस्थिति होगी, आप सुख की अनुभूति करेंगे,
आनंद की अनुभूति करेंगे। और जितना ही मन बड़ा होता चला जाएगा उतने ही अधिक आनंद की आप अनुभूति करेंगे। और एक बात हमारे यहाँ कही गई है कि जीवन में परमानंद की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति की जो बात कही गई है, वो जो बहुत बड़े मन के लोग होते हैं उन्हें ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैं कहता हूं जनरल बिपिन रावत जी आज हमारे बीच नहीं है, भले ही प्रतिदिन जाकर उन्होंने मंदिर में पूजा नहीं की होगी, लेकिन जिस दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया है और जो शहीद हुए हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से हुई। अब मैं यहां पर मैथमेटिक्स के भी बच्चे बैठे होंगे, इसलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से इसे बतलाना चाहूंगा। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि आपका मन एक सर्किल है। थोड़ी देर के लिए मान लो, लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। और मैं ये कह रहा हूं इस मन यानी सर्किल, इसका सर्कमफेरेंस जितना ही बढ़ाते चले जाओगे उसी रेशियो में सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद उसी रेशियो में बढ़ता चला जाएगा। अब यदि इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो, इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। Circumference of man is directly proportional to the magnitude of Anand. Circumference of man is directly proportional to Paramanand, not my magnitude of Paramanand, क्योंकि परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जनरल बिपिन रावत जी का मन बड़ा था, गोली भी लगी थी उन्हें, और जब भी विकट परिस्थितियों में मैंने देखा बराबर मुस्कुराते। तो कई ऐसे अवसर हैं कि बहुत विस्तार में जाकर यहां चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जांबाज पराक्रमी सैनिक थे मेरे दोस्तों, जांबाज पराक्रमी सैनिक थे जनरल बिपिन स्टेडियम में, और इसके साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी थे। मेरे ही कार्यकाल में वो आर्मी चीफ भी रहे और देश के पहले सीडीएस भी मेरे ही कार्यकाल में रहे। जब भी मुझे रक्षा से जुड़े किसी विषय पर परामर्श करने की जरूरत होती तो मैं जनरल बिपिन रावत जी से ही परामर्श करता था, और आधिकारिक कामों से हटकर मैं व्यक्तिगत तौर से उन्हें, क्योंकि मैं बहुत ही करीब से जानता था, और मुझे याद है कि जब मैं भारत का गृह मंत्री था, लखनऊ का एक बहुत ही विकट कार्य था, बहुत ही कठिन काम था, जिसके कारण जनता को बहुत परेशानी हो रही थी। किन्हीं कारणों से वह काम नहीं हो पा रहा था। कारण क्या थे इसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रक्षा मंत्री नहीं था, गृह मंत्री था, लेकिन कभी कभी गृह मंत्री जब बैठक लेता है तो उसमें आर्मी चीफ वगैरह रहते हैं, क्योंकि सुरक्षा से जुड़े कई ऐसे मामले होते हैं जिन पर की परामर्श करना होता है। मैंने उनसे चर्चा की, उन्होंने कहा सर विद इन डे यह प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। मैं सोचा कि जनरल बिपिन रावत जी बहुत ज्यादा उत्साह में यह बात कर रहे हैं, और मित्रों मुझे कहते हुए बेहद खुशी है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां के चीफ मिनिस्टर से मिले, अपने अधिकारियों को बुलाया, और विद इन ए डे सचमुच उन्होंने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के कारण जो सुविधा लखनऊ वासियों को प्राप्त हुई आज हो रही है, उसमें लोग जनरल बिपिन रावत जी को याद करते हैं। एक ऐसी वह शख्सियत है, और मैं देखता हूं जब बेटी तारिणी को सचमुच
उन्हीं का अक्स इसके अंदर मुझे नजर आता है, तारणी के अंदर। और मुझे विश्वास है कि उनकी 2 पुत्रियां हैं, कीर्तिका और तारिणी। दोनों पुत्रियां उनकी लिगेसी को बरकरार रखेंगी और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ये और आगे जाएं और अपने पिता की ही भांति वह देश की सेवा कर सके। साथियों, जो व्यक्ति अपने परिवार, समाज, सेना और राष्ट्र के लिए प्रेरणादायी हो, अब यदि ऐसे किसी व्यक्ति की मूर्ति की स्थापना होती है तो वह मूर्ति सिर्फ उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए ही नहीं होती है, उस मूर्ति से वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां भी प्रभावित होती हैं और साथ ही साथ प्रेरणा भी लेती हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे याद आता है कि उन्होंने जिक्र किया था कि एक बार जब वह कश्मीर में दूरस्थ सीमा चौकी पर तैनात थे तो गश्त के दौरान उनको एक गोली लगी थी। सर्जरी हुई, ठीक होने में लंबा समय लगा, लेकिन उसके बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल तथा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के रीजन में उन्होंने जिस तरीके से भारतीय सेना को मजबूती प्रदान की, वह अपने आप में एक मिसाल है। साथियों, बिपिन रावत जी भारत की उस सैन्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें हम यह मानते हैं कि एक सैनिक भले ही जन्म कहीं भी ले, लेकिन वह पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है। वह सिर्फ उस क्षेत्र का ही सैनिक नहीं होता बल्कि पूरे भारतवर्ष को अपना क्षेत्र समझता है। जैसे आप बिपिन रावत जी का उदाहरण जब देखते हैं तो उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, कश्मीर में उन्हें गोली लगी, सेना में रहते हुए उन्होंने भारत के उत्तरी सीमा के साथ साथ उत्तरी पूर्वी सीमा में भी अपनी सेवाएं दी और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनका जब स्वर्गवास हुआ तो उस दिन भी वह राष्ट्र सेवा के ही किसी कार्य के लिए भारत के दक्षिणी हिस्से में जा रहे थे। उनका पूरा जीवन भारत के अलग अलग क्षेत्रों को समर्पित रहा है। उनका जन्म भले उत्तराखंड में हुआ है, लेकिन देश के सभी क्षेत्रों में उनका बराबर का लोगों के साथ संबंध रहा है, रिश्ता रहा है। अंग्रेजी का एक फ्रेज मुझे यहाँ पर याद आता है कि डाई विद योर बुक्स ऑन, डाई विद योर बुक्स ऑन। आप में से कई लोग इसका मतलब जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि यह फ्रेज ऐसी मृत्यु को इंगित करता है जो आपकी ड्यूटी के दौरान हुई। निश्चित रूप से जनरल बिपिन रावत जी का जाना राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और उस कमी की हम किसी भी सूरत में भरपाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जाते जाते भी वह हमें बहुत बड़ी सीख दे गए कि जब वह इस दुनिया से गए, जाते हुए भी वह ऑन ड्यूटी थे। जाते हुए भी वह राष्ट्र की सेवा कर रहे। उनका अंतिम पल तक ऑन ड्यूटी रहना उनकी निष्ठा और राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम की भावना को यह दिखाता है। साथियों, एक सरकार के रूप में हमारा भी यह हमेशा प्रयास रहता है कि हम इस देश के सैनिकों की गरिमा को बनाए रखें तथा इस राष्ट्र की सुरक्षा में जो उनका योगदान है उसे हम स्मरण करें। और आप जानते हैं कि सभ्यताओं का अस्तित्व, मैं छात्रों से कहना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं सभ्यताओं का अस्तित्व उनके बलिदानियों के कारण ही बचा रह पाता है। आज यदि भारत लगातार विकास कर रहा है और आज यदि भारत दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बना रहा है तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमारे सैनिक पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ सरकार के रूप में ही नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में भी हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम सैनिकों का सम्मान करें। और हम सबका बराबर यही प्रयत्न रहता भी है। साथियों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति भारत के सैन्य इतिहास में एक मेजर रिफॉर्म था। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत में नहीं होता था, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने और इस पद का सृजन ही सेनाओं को
के सशक्तिकरण और उनके सम्मान के प्रति हमारी सरकार का जो संकल्प है उसे यह दर्शाता है। एक तरफ हमने नेशनल वार मेमोरियल की स्थापना करके सशस्त्र बलों के प्रति राष्ट्र की ओर से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की, तो वहीं दूसरी तरफ देश के सैनिकों के हाथों में उत्कृष्ट व आधुनिक हथियार देकर हम उन्हें लगातार सशक्त भी बना रहे हैं। हम अपने सैनिकों का सम्मान करके उनके मोरल को ऊंचा कर रहे हैं और उन्हें बेहतरीन सुविधाएं भी दे रहे हैं। आज पूर्व CDS स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी की मूर्ति की स्थापना भी समाज के रूप में हमारे सैनिकों के प्रति हमारे श्रद्धा भाव का ही यह एक उदाहरण है। साथियों, मैं अब आपसे इस मुद्दे पर बात करना चाहूँगा कि आखिरकार इस मूर्ति की स्थापना टाउन्स ब्रिज स्कूल में ही क्यों हो रही है। सामान्यतः हम सब जानते हैं कि विद्यालयों का काम बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना होता है। मैं खुद भी एक अध्यापक रह चुका हूँ, इसलिए मैं छात्र और शिक्षक के बीच के संबंधों को अच्छी तरह जानता हूँ कि बच्चे हमारे पास ज्ञान अर्जन करने के लिए आते हैं और हम उन्हें अपनी शिक्षा के आधार पर तथा अपने अनुभवों के आधार पर उसे शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन शिक्षा के लेन देन का दूसरा पहलू जो हमें वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है कि अब शिक्षा के लिए सिर्फ शिक्षक ही एकमात्र माध्यम नहीं है। शिक्षा के लिए सिर्फ शिक्षक ही एकमात्र माध्यम नहीं है। आजकल तो बच्चे मोबाइल से भी पढ़ ले रहे हैं, लैपटॉप से भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं। अब तो कई सारे ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स भी अवेलेबल हैं। ऐसे भी स्कूलों के महत्व के बारे में नजरिया पहले की अपेक्षा बदला है। संस्था के रूप में जब हम स्कूल पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि स्कूल का काम सिर्फ आपको सूचना प्रदान करना या शिक्षा प्रदान करना ही नहीं है, क्योंकि सूचनाएं और शिक्षा तो आपको लर्निंग ऐप से, यूट्यूब से और गूगल से भी मिल सकती है। स्कूल की भूमिका इससे कहीं अधिक होती है। साथियों, आप किसी भी विद्यालय में देखते हैं कि वहाँ कई प्रकार के बच्चे आते हैं। कोई बच्चा अमीर परिवार से आता है, कोई बच्चा मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, तो कोई बच्चा बहुत ही गरीब परिवार से आता है। अलग अलग जाति धर्म से संबंध रखने वाले बच्चे आते हैं, अलग अलग पंथ समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चे आते हैं। तो ये सारे बच्चे जब साथ मिलकर एक ही यूनिफॉर्म में और एक ही कक्षा में बैठते हैं तो इससे विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का अप्रतिम एक उदाहरण सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वह बच्चा इस राष्ट्र की मनोभावना को बचपन से ही आत्मसात करने लगता है। जब हम संस्था के रूप में स्कूल को देखते हैं तो स्कूल अपने आप में कई सारी उपलब्धियों से भरा पड़ा है। कोई विद्यार्थी जिस बेंच पर आज बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, हो सकता है कि इसी बेंच पर बैठा हुआ कोई विद्यार्थी आज डॉक्टर बन चुका हो, आज कोई इंजीनियर बन चुका हो, कोई IAS और IPS बन चुका हो, भारतीय सेना में जा चुका हो, अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर चुका हो। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। साथियों, मेरे कहने का अर्थ यह है कि स्कूल सिर्फ आपको शिक्षा ही प्रदान नहीं करते, बल्कि वह आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आपके व्यक्तित्व का कैसे कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो, समग्र विकास आपके व्यक्तित्व का कैसे हो, इसकी भी चिंता करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हर बच्चा जनरल बिपिन रावत ही बन जाए। यह आवश्यक नहीं है कि हर बच्चा जनरल बिपिन रावत ही बन जाए। यह आवश्यक नहीं है कि हर बच्चा महात्मा गांधी बन जाए। यह आवश्यक नहीं है कि हर बच्चा APJ अब्दुल कलाम ही बन जाए। हर बच्चे के अंदर एक विशेष गुण होता है, लेकिन वह बच्चा जनरल बिपिन रावत से, महात्मा गांधी से, APJ अब्दुल कलाम से सीख बहुत कुछ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। स्कूल का बच्चों, स्कूल का बेंच, स्कूल का हॉस्टल, स्कूल का प्लेग्राउंड बच्चों के अंदर यह भाव बढ़ाता है कि आज जो लोग बहुत बड़े पदों पर हैं, वह लोग भी इसी प्लेग्राउंड में खेले थे, वह लोग भी इसी बेंच पर बैठे थे। और मुझे
लगता है कि किसी भी महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने के लिए स्कूल बहुत ही बेहतर माध्यम बन सकता है। स्कूल हमें वह प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं जब हम अपने रोल मॉडल्स को आत्मसात कर सकते हैं, अपना सकते हैं। और जब बात रोल मॉडल की आती है तो इन बच्चों के लिए जब जनरल बिपिन रावत से अच्छा रोल मॉडल भला और कौन हो सकता है। इसलिए मैं स्कूल प्रशासन को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बच्चों के अंदर वीरता और राष्ट्र प्रेम के पाठ को प्रत्यक्ष पढ़ाने के लिए जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा की यहाँ पर स्थापना कराई। और बच्चों, जनरल बिपिन रावत जी के अंदर एक चीज और मैंने देखा, बहुत लोगों को मैंने देखा है, छोटे से पदों पर भी लोग पहुंच जाते हैं, मन में एक अहंकार, ईगो का भाव पैदा हो जाता है। मैंने जनरल बिपिन रावत के अंदर कभी अहंकार नहीं देखा, कभी नहीं। गलत कुछ होता था तो थोड़ी नाराजगी जरूर होती थी, नाराज होते हुए लोगों पर तो देखा है मैंने, लेकिन जनरल बिपिन रावत के अंदर अहंकार मैंने नहीं देखा। विनम्रता, शालीनता की पराकाष्ठा रही है। और मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा, अहंकार तुम्हारे व्यक्तित्व को पूरी तरह से रसातल में पहुंचा देती है, तुम्हारे व्यक्तित्व को पूरी तरह से नष्ट कर डालती है। जैसे किसी नंबर के आगे यदि पॉइंट लगा दो तो उस नंबर की वैल्यू घट जाती है। यानी 1 के पहले अहंकार, ह के ऊपर लगा हुआ पॉइंट लगा दो 1 के पहले, तो उसकी वैल्यू 1 नहीं रह जाती है, 1/10 हो जाती है। यह सीख जनरल बिपिन रावत जी से लिया। चरित्र के बारे में मैं कहूंगा, कैरेक्टर को बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव में डिफाइन किया जाना चाहिए। अब मैं उस डेफिनेशन में मैं नहीं आता हूं। जो कैरेक्टर एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को महान बनाती है, वो कैरेक्टर मैंने देखा है। अब कैरेक्टर की बात आ गई कि मैं एक प्रकरण आपके सामने रखना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने सुना होगा कि समय समय पर वह धर्म सम्मेलनों में जाया करते थे। धर्म संसद जो होती थी विश्व के भिन्न भिन्न देशों में, उसमें वो जाते थे, भारत का वो प्रतिनिधित्व करते थे। तो एक बार धर्म संसद में भाग लेने के लिए वो विदेश में गए, तो अपना गेरुआ वस्त्र उन्होंने पहन रखा था, जिस तरीके का वस्त्र धारण वो करते हैं, जिस तरीके से साफा बांधा जाता है, साफा बांधे हुए ढीले ढाले कपड़े थे। और उस धर्म संसद में बड़े सूटेड बूटेड सब सारे लोग बैठे थे, वेल ड्रेस्ड, लेकिन इनका ड्रेस वो ढीला ढाला दिखाई दिया। बगल में बैठे हुए कुछ लोग देखकर उनको मुस्कुराने लगे। स्वामी विवेकानंद ने समझ लिया कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कितनी इंटरनेशनल ये किसी धर्म संसद में भाग लेने के लिए आए हुए हैं और ये वस्त्र पहनकर आए हैं। जब विवेकानंद ने खड़े हुए जब बोलने के लिए, तो उसका जवाब देते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने, कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। हमारा स्वभाव है लोगों के बारे में कुछ जानकारी लेते रहना। मैं यह बात पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं जनरल बिपिन रावत के संबंध में, इस मामले में बेजोड़ थे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चे तथा यहाँ के लोग इस जो प्रतिमा यहाँ पर लगी है जनरल बिपिन रावत जी की, उससे इंस्पिरेशन लेंगे और भारत को भविष्य में अनेक जनरल बिपिन रावत मिलेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। अंत में मैं आप सभी को एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सब ने इतने ऑस्पिशियस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया है और यहाँ पर पुनः इस विद्यालय के मैनेजमेंट के प्रति, नागर जी के प्रति, सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और जनरल बिपिन रावत जी
के प्रति अपनी श्रद्धांजलि की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। I now request our respected chairman, sir, to please give a memento as a token of our gratitude to the Honorable Shravan. Meanwhile, I request our staff to please arrange themselves quickly for a photograph with sir. ये स्कूल वाला है। कोई बात नहीं हाइट ठीक है राजीव, तुम्हारी हाइट ठीक है। Thank you.